हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारे लेक्चर है इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिकली रेशियो एनालिसिस, जिसे हम अकाउंटिंग रेशियोज के नाम से भी जानते हैं, इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो पूरा लेक्चर है एक प्रकार से इस चैप्टर का डिटेल्ड ओवरव्यू है। हम कोशिश करेंगे कि इसका जितना भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है, जो भी जहाँ से सवाल एग्जाम के अंदर बनते हैं, उन सारी चीज़ों को इस लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। एक डिटेल्ड ओवरव्यू होगा इस पूरे चैप्टर का, और उम्मीद है कि अगर आप इस पूरे चैप्टर को लेक्चर को अटेंड करते हैं तो इस पूरे रेशियो से संबंधित जो इसके फार्मूला वाली प्रॉब्लम है, फार्मूले का किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है और कौन कौन से एलिमेंट उसमें काम करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। लेक्चर काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए, और ये पूरा लेक्चर आपका एक बहुत ही रैपिड रिवीजन के लिए काम करेगा इस चैप्टर का। ठीक है, ये लेक्चर आपका बोर्ड स्टूडेंट जो है आपके, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो या एससी बोर्ड हो, इसके अलावा जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं जिनमें कॉमर्स सब्जेक्ट होता है, उन सभी में रेशियोज के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, चाहे भले वो नेट की एग्जाम हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग सारे रेशियोज के बारे में हम समझेंगे। तो रेशियो की अगर हम लोग सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर इसका मतलब समझें तो बेसिकली रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो जो है वो टू वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप है। जैसे कोई दो वेरिएबल हैं तो दो वेरिएबल की जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम लोग रेशियो के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी रेशियो क्या करता है, दो चीज़ों की रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है और ये बताता है कि वो दोनों रेशियोज एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड हैं, किस तरीके से संबंधित हैं। इस विषय पे हम लोग रेशियो के अंदर बात करते हैं। बाकी इसका डिटेल जो कंसेप्ट होगा वो कभी हम और डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग इसका जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम लोग ब्रॉडली बात करते हैं तो इसका जो क्लासिफिकेशन है रेशियो का जो बेसिकली क्लासिफिकेशन है वो चार प्रकार से किया गया है। चार पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला इसका जो क्लासिफिकेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं, एक मिनट, इसको हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो है, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। पहले वाले को हम क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी रेशियो। दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, और जो तीसरा होगा उसे हम लोग बोलेंगे टर्नओवर रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है आपका टर्नओवर रेशियो, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशियो है आपका वो है इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये जो रेशियोज हैं, रेशियो को हम लोग सुविधा की दृष्टि से चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इन चारों रेशियो से क्वेश्चंस आपसे घुमा फिरा के किसी न किसी तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। कंसेप्ट की हम बात करें तो कोई बहुत ही टेक्निकल नहीं है, कोई बहुत ही पेचीदा मसला नहीं है। अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाए, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि फार्मूले किस तरीके से इनके बीच में रिलेशन है और कैसे फार्मूले पुट करके हम लोग काम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब चूंकि फार्मूले के अंदर भी कुछ टर्म्स का इस्तेमाल होता है, अगर उन टर्म की अंडरस्टैंडिंग हो तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के सवालों में हमें कोई तकलीफ आएगी। तो चलिए एक एक करके आज हम लोग इन पर बात कर लेते हैं। और चूंकि भी जिन लोगों की एग्जाम भी हाल ही में होने वाली है उनके लिए तो ये रामबाण का काम करेगा, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये लेक्चर। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियो की। लिक्विडिटी रेशियो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिक्विडिटी रेशियो एक्चुअली होता क्या है। लिक्विडिटी शब्द का सबसे पहले हम लोग मतलब समझेंगे। देखिए, लिक्विडिटी का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी एसेट को अगर हम लोग कैश में इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं, विद इन कह सकते हैं 1 ईयर, हम लोग अगर कैश को कन्वर्ट कर लें, सॉरी एसेट को हम कैश में कन्वर्ट कर लें, तो हम बोलते हैं कि ये हमारी लिक्विड एसेट है। लिक्विड शब्द का बेसिकली मतलब है कि एसेट कितने टाइम में कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एसेट कितने टाइम में कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो लिक्विडिटी बेसिकली है वो यही बताएगा कि हम कितनी जल्दी कैश को जो ये एसेट्स हैं उन्हें कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हो गया लिक्विड। इसलिए हम बोलते हैं लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब क्या, वो एसेट जो बिल्कुल आपकी ऑलमोस्ट कैश के फॉर्म में है, वो होती है आपकी लिक्विड एसेट। तो अगर हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो में यानी मोटे तौर पे जो बात करी जाएगी उस सारी चीज़ों का जो मसला घूम फिर के निकलेगा वो यही निकलेगा कि आपके पास इन हैंड जो एसेट है, कैश है, वो कितने का है, करंट एसेट आपकी कितने की है। तो लिक्विडिटी रेशियो को ब्रॉडली जो क्लासिफाई किया गया है
वो क्लासीफाई किया गया है आपका 2 रेशियो के अंदर। वो 2 रेशियोज कौन कौन से हैं? देखिए, एक लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसे हम बोलते हैं करंट रेशियो, और एक रेशियो जिसे हम बोलते हैं लिक्विड रेशियो। एक तो इसका करंट रेशियो हो गया और एक रेशियो हो गया जिसे हम बोलते हैं लिक्विड रेशियो। अच्छा, ये जो लिक्विड रेशियो है, लिक्विड रेशियो के खुद अपने कई सारे नाम हैं। लिक्विड रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। इसके अलावा इसी को हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो, इसके 3 नाम हैं। तो क्विक रेशियो भी इसी को कहा जाता है। तो तीनों जो नाम है वो एक ही रेशियो के हैं। किसके नाम है ये? आपके हैं वो लिक्विडिटी रेशियो के। ठीक है, ब्रॉडली हमने इनको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया है। बाकी किसी बुक में या कहीं कहीं आपको इसमें और भी क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे। जैसे कि और क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करें तो एक आपको इसमें मिल जाता है सुपर क्विक रेशियो। एक होता है आपका क्या इसमें? सुपर क्विक रेशियो। और एक इसी के अंदर होता है, इसको एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। तो ये इसी के जो है पार्ट हैं, ये अलग से नहीं आए हैं, ये इसी के अंदर बनाए गए पार्ट हैं। बेसिक तौर पे अगर हम लोग देखें तो अगर हम इसको बोर्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पोर्शन पढ़ना होता है, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो इनसे आगे की बातें भी एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पर दोनों चीज़ों पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो करंट रेशियो होता है वो क्या होता है। तो चलिए करंट रेशियो के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए, जो करंट रेशियो होता है, करंट रेशियो का आपका फार्मूला आप सभी को पता होगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये फार्मूला क्या होता है इसका? फार्मूला इसका होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये इसका एक बेसिक सा फार्मूला होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या है, तो मेरे ख्याल से ये मोस्टली सबको पता होगा ये चीज़। करंट रेशियो का आइडल रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो करंट रेशियो है आपका, जो करंट रेशियो है उसमें करंट एसेट क्या होती है? करंट रेशियो के अंदर करंट एसेट क्या होती है? तो चलिए करंट एसेट को जरा समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, जो आपकी करंट एसेट है, करंट एसेट के अंदर कई सारी चीजें आती हैं। जैसे सबसे पहले इसके अंदर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कि इसका मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है आपका कैश इन हैंड, एक आ सकता है इसी के अंदर कैश एट बैंक, और एक इसी में आता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये 2 चीजों से ब्रॉडली देखें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तो एक ही चीज है। मार्केटेबल सिक्योरिटी, इनको हम ऐड कर देते हैं तो आपका जो रेशियो बनता है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बन जाता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, इसी के अंदर आपका डेटर्स आएगा, इसी के अंदर आपका बिल्स रिसीवेबल्स आएगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ करंट एसेट की। इसी के अंदर आपके आएंगे प्रीपेड, या इसी को हम बोलते हैं एडवांसेस। प्रीपेड या एडवांसेस आएंगे। इसी के अंदर आपके पास हो जाएंगे बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गया। इसी के अंदर आपके पास और भी एसेट्स आ सकती हैं। कौन कौन सी एसेट्स और हो सकती हैं? जैसे कि अगर जो मैंने वहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटी तो ऑलरेडी वहाँ पे लिखी रखी है। जैसे डेटर को और बिल्स रिसीवेबल को जब हम ऐड कर देते हैं, जैसे ये दोनों चीज़ों को अगर हम ऐड करते हैं और इसका सिंगल नाम हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं इसे हम ट्रेड रिसीवेबल। इसे हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। इसमें आपके पास जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं वो भी आते हैं। अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका तो वो भी चीज़ आपकी जो है इसी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो मोस्टली तौर पे ये सारी एसेट्स इसके अंदर आती हैं करंट एसेट के अंदर। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज है आपका।
करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? करंट लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं आपके पास, एक तो आता है क्रेडिटर, एक आता है बिल्स पेबल, जिसे हम लोग बीपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। इन दोनों को अगर हम इकट्ठे एक नाम देना चाहें तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेड पेबल। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आता है आपका आउटस्टैंडिंग लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर इसके पास आती हैं आपके शॉर्ट टर्म बारोइंग्स। अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म बारोइंग करी है तो वो भी आपकी इसी के अंदर आ जाएंगी। बाकी करंट लायबिलिटी के अंदर और भी चीज़ें हैं जो कि विद इन 1 ईयर हमें कोई पेमेंट करना पड़ेगा, वो आ सकता है। तो उसके लिए आप क्या हो सकते हैं? अदर करंट पेबल्स। अगर ऐसा कभी कोई टर्म दिया हो जैसे शॉर्ट टर्म के लिए बैंक लोन है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो है, इनके बीच की जो रिलेशन है वो शो करने का काम कौन करता है? करंट रेशियो। अब करंट रेशियो पर यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, वैल्यू को अगर पुट करते हैं, यानी सपोज दैट हमने यहाँ पे करंट एसेट में और करंट लायबिलिटीज में वैल्यू रखी, और वैल्यू रखने के बाद आंसर 2:1 आया, तो इसका मतलब है कि आपकी जो पोजीशन है वो कैसी है? सही है। लेकिन अगर इतना आंसर नहीं आया, इससे कम ज़्यादा आया, तो इसका मतलब है कि आपकी पोजीशन कैसे? ठीक नहीं है। पोजीशन 2:1 ही आनी चाहिए, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बेसिकली आपका करंट रेशियो था। ठीक है। अब करंट रेशियो के बाद हम लोग बढ़ेंगे इसमें किस पे? लिक्विडिटी रेशियो पे। करंट रेशियो के बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? लिक्विडिटी रेशियो की। देखिए, लिक्विडिटी रेशियो के हमने जो नाम थे वो बता ही दिया आपको अभी। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका क्विक एसेट या लिक्विड एसेट अपॉन में होता है करंट लायबिलिटी। अगर आप फार्मूले को ध्यान से समझें तो क्विक एसेट या लिक्विड एसेट सिर्फ यही चेंज हुई है। करंट लायबिलिटी पहले वाले भी फार्मूले में था, करंट लायबिलिटी आपकी यहाँ पे भी शामिल रहेगा। तो अगर हम लोग इस तरीके से इनको समझें, क्विक एसेट और लिक्विड एसेट को हम इससे डिवाइड करें, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का आइडियल रेशियो जो है आपका 1:1 माना जाता है। ये कहा जाता है कि अगर 1:1 ये है तो ये बेटर रेशियो माना जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि क्विक एसेट कैसे निकाली जाती है या लिक्विड एसेट कैसे निकाली जाती है? तो जो करंट एसेट है आपके पास, उसमें से आपको माइनस करना है क्या? इन्वेंट्रीज, और इसमें से माइनस करना है आपको प्रीपेड या एडवांसेस। इसको हमने अभी करंट एसेट में नहीं नोट किया था, तो यहाँ लिख लेते हैं। जहाँ पर ये आपका छोटा है तो आप इसी में एक और आगे पॉइंट बढ़ा के लिख लेंगे इन्वेंट्रीज, यानी इन्वेंट्री भी आपके करंट एसेट का पार्ट है, जिसे हम पुरानी भाषा में स्टॉक भी कहते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से निकलता है क्विक एसेट। तो सिंपल आपको करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर देना है, प्रीपेड या एडवांसेस, दोनों में से जो भी कुछ हो या दोनों हो, दोनों माइनस कर दीजिए। तो जो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी वो क्या निकल के आ जाएगी? क्विक एसेट आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसे सवाल आपको करने को मिलेंगे जिनमें आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इन्वेंट्री कैलकुलेट करिए। तो अगर आप यहाँ गौर से देख पा रहे हो तो इन्वेंट्री जो डिफरेंस है बेसिकली, वैसे तो यहाँ प्रीपेड एडवांसेस भी आ गया है, लेकिन आमतौर पर वहाँ जब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो वहाँ इन्वेंट्री निकालने का तरीका यही होता है, हम CA में से माइनस कर देते हैं किसको? क्विक एसेट को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास इन्वेंट्री निकल के आ जाता है। अगर सिर्फ इन्वेंट्री दिया है तो, अब सपोज इन्वेंट्री भी है, प्रीपेड भी है, तो जो इन्वेंट्री निकलेगा उसमें से आप प्रीपेड वाली वैल्यू को भी क्या कर देना? माइनस कर देना। यानी इसमें से आप माइनस कर देंगे क्या? इसमें से आप माइनस कर देंगे प्रीपेड या एडवांसेस, अगर क्वेश्चन में दिया है तो। ठीक है। तो आपकी क्या है? इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की जो कहानी है आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो फटाफट इतना जो भी है हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए, अभी तक आपने पढ़ा, कौन सा टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में? आप पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियोज। हमने बताया कि रेशियो का बेसिकली मतलब होता है कि रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, यानी ये एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जो होती है उनको बयां करने का काम करता है। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करी गई तो ये 4 तरीके से क्लासिफाई होता है: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है।
उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कितने रेशियोज आते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो में रेशियो आते हैं आमतौर पे 4, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, जिसके 2 और नाम हैं, एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो। सुपर क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी हम लोग इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जब हम 12th क्लास की बात करते हैं तो 12th क्लास का जो सिलेबस है आपका, 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ बात जो करी गई है वो इन 2 रेशियोज की बात करी गई है, बाकी नीचे वाले रेशियोज की फिलहाल यहाँ पे बात नहीं करी गई है। चलिए अब हम आगे और इसको रिवीजन करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा करंट रेशियो क्या होता है, तो इसका फार्मूला था CA/CL, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका आइडल रेशियो था 2:1। फिर हमने देखा करंट एसेट में क्या क्या आता है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। अब प्रश्न होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी को जोड़ दें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बन जाएगा। फिर इसमें डेटर आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है। डेटर बिल्स रिसीवेबल का कंबाइंड नेम है ट्रेड रिसीवेबल। इसके अलावा प्रीपेड एडवांसेस भी आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आता है और इन्वेंट्रीज या स्टॉक भी इसके अंदर आता है। ऐसे ही करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, इनका कंबाइंड नेम है ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म बारोइंग, अदर करंट एसेट। ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं, करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, तो इसका फार्मूला है क्विक एसेट या लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका आइडल रेशियो कितना है आपका, 1:1। इसका जो फार्मूला है, तो क्विक एसेट कैसे बनता है, करंट एसेट में से इन्वेंट्री, प्रीपेड या एडवांसेस दिया हो तो उसे माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपका, क्विक एसेट निकल के आ जाएगा और उसे उठा के फार्मूले में आप रख सकते हैं। फिर बताया कि कभी कभी इन्वेंट्री पूछता है, तो करंट एसेट में से क्विक एसेट, अगर प्रीपेड एडवांसेस है तो उसको भी घटा दो तो आपका इन्वेंट्री की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की जो बातें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रेशियो की तरफ। नेक्स्ट जो रेशियो है आपका, उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ पेज डिस्टर्ब हो गया है, उसे मैं जरा चेक कर लेता हूँ अभी। हाँ, वापस हम लोग पहुँच आए हैं, तो इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ वापस पुराने स्थान पे जी। चलिए तो अभी इसको हम देखते हैं, अब नया जो रेशियो है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो नया रेशियो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका जो नाम है, उसका नाम है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो, देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझना है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और एक होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो ये जो हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ने जा रहे हैं इसका एग्जैक्टली मतलब है आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। देखिए सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है कि आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है, जो पेइंग कैपेबिलिटीज हैं वो क्या है। तो शॉर्ट टर्म में आपकी जो पेइंग कैपेबिलिटी है वो बताता है कौन, वो बताता है आपको करंट रेशियो, यानी कि जो लिक्विडिटी रेशियो है वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बताता है, उसी को हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब है कि आप विद 1 साल के ऊपर आपकी जो पेमेंट करने की क्षमता है वो कैसी है। यानी अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है लंबे समय के लिए, तो उस लोन को आप प्रॉपर टाइम पे, यानी जो समय आपके पास निर्धारित है उस निर्धारित समय में चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, इस चीज के बारे में आपको बताने का काम कौन करता है, सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। ठीक, तो यानी कि जो विद इन 1 ईयर जो हम पेमेंट कैपेबिलिटी को चेक करने के जो रेशियो होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बोलते हैं, वही आपके हैं लिक्विडिटी रेशियोज। और अगर हम 1 साल से ज़्यादा के पीरियड में पेइंग कैपेबिलिटी चेक करना चाहें, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, उसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हम लोग 4 रेशियोज आमतौर पर पढ़ते हैं, जो आपके 12th क्लास का प्रिस्क्राइब सिलेबस है। कौन कौन से रेशियोज पढ़ते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डेप्थ इक्विटी रेशियो। दूसरा जो रेशियो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो। दूसरा जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं इसी के अंदर प्रोप्राइटरी रेशियो। और चौथा जो इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इतने रेशियोज फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि जब हम लोग इसको 12th क्लास के ऊपर निकलेंगे और बड़ी क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके अलावा भी रेशियोज पढ़ाए जाते हैं। जैसे इसी के अंदर एक रेशियो आता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल
गियरिंग रेशियो। इसी के अंदर हम लोग लीवरेज रेशियो पढ़ते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपके 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, बाकी अलग है। तो चूंकि आज ये जो लेक्चर है वो बेसिकली 12th क्लास के मतलब स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है, तो उनके रिवीजन के पर्पस के लिए। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ब्रॉडली हम लोग अभी 12th लेवल पे सिर्फ और सिर्फ इन रेशियोज की ही बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम इनको ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कभी हम और उस पर बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे हम लोग। तो चलिए इन रेशियोज को हम फटाफट देख लेते हैं कि डेप्थ इक्विटी रेशियो क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहला जो रेशियो है आपका वो है डेप्थ इक्विटी रेशियो। डेप्थ इक्विटी रेशियो की हम बात करें तो ये बेसिकली बताता है कि आपकी फर्म के अंदर डेप्थ और इक्विटी का अनुपात क्या चल रहा है, डेप्थ और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है, जो रिलेशन है वो किस तरीके का है। तो इसका जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिकली वो होता है आपका डेप्थ अपॉन इक्विटी। यहां पर डेप्थ का जो मतलब है वो है लॉन्ग टर्म डेप्थ, और यहां इक्विटी का जो मतलब है वो है आपका शेयर होल्डर फंड। मैंने शॉर्ट में SHF लिखा है, आप समझ जाइएगा, शेयर होल्डर फंड, ये इसका मतलब है। चलिए मैं शॉर्ट में क्यों उसको लॉन्ग में ही कर देता हूं, नहीं तो कई सारे लोगों को तकलीफ रहेगी कि भैया ऐसा क्यों नहीं आपने बताया, तो तकलीफ का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। ये हो गया आपका शेयर होल्डर फंड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि डेप्थ में क्या क्या आता है। तो जैसा आप जान रहे हैं लॉन्ग टर्म डेप्थ में कौन कौन सी चीज आती हैं। इसमें आपके पास आती हैं लॉन्ग टर्म बारोइंग्स, लॉन्ग टर्म बारोइंग, या इसी के अंदर हम लोग प्लस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये दो चीजें आमतौर पे इसके अंदर आती हैं, लॉन्ग टर्म बारोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसी तरीके से जब हम लोग बात करते हैं इक्विटी की, तो इक्विटी का जैसा भी मतलब लिखा शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती हैं, एक तो होता है शेयर कैपिटल, और इसी के अंदर आता है जिसे हम बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, इतनी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। ये जो हमारे ये फार्मूले आपके सामने नोट किए हैं, एक बार जरा इसको कलर चेंज करके दोबारा फिर से हाईलाइट कर देता हूं। जो मैंने यहाँ फार्मूले आपके सामने नोट किए हैं, ये फार्मूले डायरेक्टली क्वेश्चंस अगर आपके अनुरूप दिया होगा, जैसे क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तब तो आप बहुत आसानी से इन फार्मूलों को रख के इसका आंसर निकाल पाएंगे। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये डायरेक्ट अगर गिवन होगी तब, कभी कभी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, तो उस केस में हमें इनडायरेक्ट तरीका इस्तेमाल करना होता है इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, जरा उस पर गौर फरमाइएगा। एक कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ, उसको समझिएगा। इसलिए मैं यहाँ पे एक स्पेशली एक नोट बना देता हूँ, नोट मैं करके लिख रहा हूँ, ताकि ये आप जब नोट इसका बनाएं इस वीडियो से तो आपको ये चीज़ स्पष्ट हो जाए। देखिए, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें दो साइड होती हैं, एक तो आपकी टोटल एसेट साइड होती है, और एक होती है उसी बैलेंस शीट के अंदर टोटल लायबिलिटी साइड। ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये बात किसी को बताने की आवश्यकता थी, सारे बच्चे जानते हैं। तो एसेट और लायबिलिटी दोनों क्या होती हैं, बैलेंस शीट के हिसाब से बराबर होती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको हम लोग समझेंगे। जैसे जो आपके पास लायबिलिटीज वाला पोर्शन है, टोटल लायबिलिटी वाला पोर्शन, इसके अंदर तीन चीजें आमतौर पे आती हैं। पहली जो चीज आती है उसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरी जो चीज होती है उसे हम बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। एक मिनट, शेयर होल्डर फंड जो है, माफ कीजिएगा, शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यानी ये मैंने शेयर होल्डर लिखा है उसके अंदर की ये दो चीजें हैं। क्लियर है ना? ये शेयर होल्डर के अंदर की दो चीजें ये हैं। अब इसमें जो दूसरी चीज आती है, एक मिनट इसको इरेजर से मैं इरेज कर दूं, नहीं तो एक दिक्कत आ जाएगी। जैसे ये वाली जो चीज है आपकी, यार ये रिजर्वा नहीं काम कर रहा है, तो भैया मैं कोशिश करता हूँ इसको मिटाने की।
हाँ इसको मैं हटा रहा हूँ, चलिए ये हट गया। एक मिनट, हाँ अब जाके हटा तो ये नहीं है अभी भी ये, हाँ अभी कुछ हद तक हट गया। चलिए खैर वापस आ जाते हैं। तो शेयर होल्डर फंड हो गया। दूसरे नंबर पे आता है लॉन्ग टर्म बारोइंग। क्या आता है? लॉन्ग टर्म बारोइंग। और तीसरे नंबर पे इसी के अंदर एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म बारोइंग। इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो मान लीजिए फिर ये कई सारे क्वेश्चंस में कहानी आएगी और बड़ी तकलीफ रहती है इसको समझना थोड़ा सा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि टोटल जो लायबिलिटी साइड है उसके अंदर सिर्फ 3 चीजें आती हैं। शेयर होल्डर फंड आता है, लॉन्ग टर्म डेप्थ आता है, शॉर्ट टर्म डेप्थ आता है। यानी इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे दूसरे साइड मतलब लिखना चाहे क्वेश्चन के फॉर्म में तो इसे आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्थ प्लस शॉर्ट टर्म डेप्थ। लॉन्ग टर्म डेप्थ या लॉन्ग टर्म बारोइंग एक ही चीज है, शॉर्ट टर्म डेप्थ ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसका मतलब क्या होता है? इसका जो मतलब होता है वो होता है टोटल लायबिलिटी। इतनी कहानी आपको स्पष्ट हो गई होगी, ठीक है ना? आगे जरा इसको समझिएगा। जैसे सपोज दैट, अच्छा इसी तरीके से पहले इसको क्लियर कर लिया जाए, एक इसको भी क्लियर कर चलते हैं। जो आपका ये एसेट वाला पोर्शन है, एसेट में भी 2 चीजें आती हैं। एक कौन सी आती है? एक आती है जिसे हम बोलते हैं नॉन करेंट एसेट, और एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं करेंट एसेट। करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट। वैसे इनके भी हम लोग नाम लिख सकते थे, जैसे लॉन्ग टर्म बारोइंग यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते थे नॉन करंट लायबिलिटी और नीचे वाले को हम करंट लायबिलिटी। इसलिए ये शॉर्ट टर्म डेप्थ है, इसे हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं, इसे हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। इसे आप ये लिख सकते थे नॉन करंट लायबिलिटी और इसे क्या लिख सकते थे आप? करंट लायबिलिटी। यानी ये जो साइड आपकी बन के तैयार हुई वो तैयार हुई नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, और इन दोनों का जब हम टोटल कर देंगे तो ये जो टोटल निकला इसे वो क्या निकला? वो निकला टोटल एसेट, जो कि इसके बराबर है। ठीक है ना? यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसका कहने का मतलब है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में एसेट वाली इंफॉर्मेशन होगी तब भी हम मान के चलेंगे कि हमारे पास लायबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, या लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एसेट की इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि दोनों चीजें क्या है? बराबर है। अब इसमें से देखिए फार्मूले हम लोग बनाना सीखते हैं। कैसे फार्मूले बनाते हैं इसको देखिएगा जरा। ये कहा जाता है कि फार्मूले जो हैं वो कहीं से आते नहीं हैं। फार्मूले अगर तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फार्मूले बन सकते हैं। तो देखिएगा जरा, टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल एसेट, ये बराबर किसके होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये इसके बराबर हो गया। इसमें से कोई एक चीज होगी, काम आपका चल जाएगा, चाहे टोटल लायबिलिटी हो चाहे टोटल एसेट हो, दोनों बराबर होते हैं। तो हम मान के चलते हैं इसमें से हमारे पास एक चीज कोई गिवन है। अब सपोज दैट आपको करंट लायबिलिटी इसमें कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करोगे? करंट लायबिलिटी निकालनी है तो करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट, जो भी दिया हो उसमें से माइनस कर दो शेयर होल्डर फंड और उसमें से माइनस कर दो नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगा। अगर आपको निकालना हो इसमें से नॉन करंट लायबिलिटी तो आप क्या करोगे? सेम काम, टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट में से माइनस कर देंगे हम लोग शेयर होल्डर फंड और फिर माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। ऐसे ही अगर कभी आपको शेयर होल्डर फंड निकालना पड़ जाए तो अब आप क्या करोगे? टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट में से माइनस कर देंगे हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी और फिर माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। तो देखिए ये तीनों जो फार्मूले हैं ये अपने आप बनके तैयार हो गए। अगर आप गौर से इस बात को समझ पा रहे हो तो ये फार्मूले ऑटोमेटिकली जो है बनके तैयार हो गए। उसके लिए हमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक मिनट जरा, लैपटॉप को मुझे वापस चार्जिंग में लगाना पड़ेगा क्योंकि शायद पावर इसमें कम हो गई। 1 मिनट का समय दें। हाँ वापस से देखिए कैरी हो गया। तो यहां तक की कहानी आपको स्पष्ट, ठीक हो जाओ भैया, एक
हाँ शायद अभी सही हो गया। तो ये यहाँ तक का पूरा सीन आपको समझ में आ गया होगा। ये फार्मूले देखिए किस तरीके से बनाए गए हैं कि फार्मूले बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई गई, सारे के सारे फार्मूले आपके एक स्टेटमेंट से तैयार हुए हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई, इतना स्पष्ट है आप लोगों को। चलिए अब हम बढ़ेंगे किस पे, अब हम बढ़ेंगे यहाँ पे फार्मूला नंबर 2 पे। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको, फटाफट देखिए रिवाइज कर लेते हैं तेजी से। देखिए पढ़ाई का जो मसला है, मैं बार बार कहता हूँ अपने स्टूडेंट से कि जो एजुकेशन होती है ना, एजुकेशन कोई लेबर वाला काम नहीं है, ये बहुत इत्मीनान से बहुत आराम का मामला है। इसलिए जल्दबाजी में नहीं, मैं चाहूँ तो बड़ बोल के जल्दी जल्दी में फटाफट आपको करवा दूँ, उससे कुछ खास मसला नहीं निकलेगा। जब तक आपको चीज़ स्पष्ट ना हो, जब तक कंसेप्ट की क्लियरिटी ना हो, तब तक फिर वो उसका मतलब नहीं। इसलिए आराम से पढ़िए, कोशिश करिए वो दिमाग में बैठे, तो फिर वो लेक्चर पे रहने का मतलब है। अन्यथा मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई खास पर्पज़ है इसका। चलिए तो देखिए हम लोग दूसरे नंबर पे कौन सा पढ़ रहे थे, रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में क्या होता है, डेप्थ इक्विटी रेशियो होता है, टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल गियरिंग भी पढ़ते हैं और लीवरेज भी पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि 12th लेवल को हम अभी टच कर रहे हैं तो वहां पर हमें 4 रेशियोज पढ़ने हैं। ठीक है, डेप्थ इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेप्थ अपॉन इक्विटी। डेप्थ का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्थ, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो डेप्थ निकालने का जो डायरेक्ट तरीका है, डायरेक्टली हमारे पास अगर क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म बारोइंग, ये लॉन्ग टर्म डेप्थ दिया हो प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हो तो जोड़ देंगे तो आपका डेप्थ निकल आएगा। और इक्विटी निकालने के लिए आपके पास क्या हो, शेयर कैपिटल हो, रिजर्व एंड सरप्लस हो, तो ये निकल आएगा। अगर कभी सवाल में दोनों चीजें डायरेक्ट ना दी हो तो फिर क्या दी होंगी, ये इनडायरेक्ट निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक नोट तैयार किया। आपने पढ़ा है कि टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होता है। तो एसेट साइड में 3 चीजें आती हैं, शेयर होल्डर फंड आता है, लॉन्ग टर्म बारोइंग या नॉन करंट लायबिलिटी आता है, शॉर्ट टर्म बारोइंग या करंट लायबिलिटी, यानी 3 चीजें इसके अंदर आती हैं। एसेट में भी नॉन करंट एसेट और करंट एसेट आता है, यानी नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इक्वल्स टू टोटल एसेट। सेम इसी तरीके से शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्थ प्लस शॉर्ट टर्म डेप्थ इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। इस देखिए इस स्टेटमेंट से बने फार्मूले। तो यहाँ हमने लिखा कि टोटल लायबिलिटी बराबर है टोटल एसेट के, और टोटल ये दोनों बराबर हैं किसके, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। यानी इससे आप कुछ भी निकालना हो आपको, ये तो आपके पास 3 चीजें दे रखी हैं, तो चाहे शेयर होल्डर फंड निकालो, चाहे नॉन करंट लायबिलिटी निकालो या करंट लायबिलिटी निकालो, तीनों को हम यहाँ पर पैरेलल यूज कर सकते हैं। तो सीएल निकालने के लिए टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी घटा दो। नॉन करंट लायबिलिटी निकालने के लिए टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी में से शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी घटा दो। और शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी में से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी घटा दो। तो ये यहाँ तक आपका बन जाएगा। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, अब हम बढ़ने वाले हैं यहाँ पे दूसरा रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो। टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो आसान है इसको भी। इसका जो फार्मूला होगा बहुत सिंपल फार्मूला है, टोटल एसेट अपॉन में डेप्थ। डेप्थ का मतलब वो जानते हैं आप, लॉन्ग टर्म डेप्थ होता है डेप्थ का मतलब, और टोटल एसेट का मतलब आपको पता है। तो टोटल एसेट में क्या आता है, टोटल एसेट में आता है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, और डेप्थ के मतलब अंदर आता है लॉन्ग टर्म डेप्थ। ये आप समझ गए। तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर जैसे सपोज दैट क्वेश्चन पूछा जाए और डायरेक्टली आपके पास इंफॉर्मेशन में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दी है, तो कुछ करना नहीं है आपको, इनको जोड़ दीजिए, टोटल एसेट बन गया। और लॉन्ग टर्म डेप्थ निकालने के लिए डायरेक्टली जो तरीका है ऊपर जिस पे हम लोग बात करी थी अभी, कौन कौन सी लॉन्ग टर्म बारोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, उनको ऐड कर दीजिए, लॉन्ग टर्म डेप्थ बन जाएगा। लेकिन अगर ये डायरेक्टली ना दिए हों तो आपको इसे इनडायरेक्ट तरीके से निकालना पड़ेगा। इनडायरेक्ट तरीका क्या कहता है, आपको मालूम है कि टोटल जो एसेट है वो किसके बराबर है, टोटल लायबिलिटी के। तो अगर क्वेश्चन पे एसेट निकालने का कोई भी रास्ता ना दिया हो तो आप टोटल लायबिलिटी का रास्ता तलाशो, यानी ये किसके बराबर हो सकता है, फिर ये बराबर हो सकता है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्थ प्लस शॉर्ट टर्म डेप्थ के। यानी आप किसी ना किसी तरीके से निकाल सकते हो। आपको टोटल एसेट चाहिए तो टोटल एसेट नहीं मिलता, भाव उसको टोटल लायबिलिटी देखो, तो टोटल लायबिलिटी वाली चीजें मिल जाए तो उनको जोड़ दो। कुल मिला के आपको क्वेश्चन तक पहुंचना है, आप आसानी से पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी।
ये क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने फार्मूला आपको बताया ना, डेप्थ टू टोटल एसेट, ये दो तरीके से पूछा जाता है। टोटल एसेट टू डेप्थ भी पूछा जाता है, कभी कभी डेप्थ टू टोटल एसेट पूछा जाता है। तो कोई तकलीफ नहीं है, आपको पलट देना है। अगर पहले डेप्थ हो तो डेप्थ को ऊपर रख दो, पहले टोटल एसेट हो तो टोटल एसेट को ऊपर रख दो, तो उससे कोई फर्क नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछे आप उस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद इसमें आता है प्रोपराइटरी रेशियो। प्रोपराइटरी जो रेशियो है, प्रोपराइटर का मतलब जानते हैं आप लोग? प्रोपराइटर का मतलब होता है मालिक। किसी भी फर्म का जो मालिक होता है उसे हम बोलते हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइटरी रेशियो समझना आपके लिए बहुत आसान है। जिस तरीके से आपने डेप्थ इक्विटी रेशियो पढ़ा, तो यहाँ पे क्या था आपका? डेप्थ अपॉन इक्विटी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा? फिर आपने पढ़ा डेप्थ टू टोटल एसेट। तो डेप्थ टू टोटल एसेट है टोटल एसेट टू डेप्थ, उसमें था आपका डेप्थ अपॉन टोटल एसेट, ठीक है ना। इसी तरीके से प्रोपराइटरी के अंदर जो फार्मूला होता है वो होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, यानी टोटल एसेट में आपकी कितने हिस्सेदारी है उसको हम बोलते हैं क्या? प्रोपराइटरी रेशियो। तो इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट का मतलब आप जानते ही हैं। तो जो प्रीवियस अभी मैंने ऊपर जो नोट्स में सब सारी चीजें बताई उनका इस्तेमाल करके ये आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब बढ़ेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की तरफ। देखिए तो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये क्या बताता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है बेसिकली ये बताता है कि आपका जो इंटरेस्ट लगता है, जो फिक्स चार्जिंग इंटरेस्ट हैं, ये उनके बारे में बताता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पीबीटी, यानी प्रॉफिट पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन में हो जाएगा इसमें क्या? इंटरेस्ट। तो पीबीआईटी का मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अपॉन में इंटरेस्ट यहां लिखा ही है। अब अगर कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हो तो आपको उस प्रॉफिट में इंटरेस्ट पहले टैक्स को ऐड कर लेना है, देन इंटरेस्ट को ऐड कर लेना है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल आएगा। ये आंसर जो निकलेगा आपका वो टाइम्स में निकलता है, 3 टाइम 4 टाइम 5th टाइम, इस तरीके से ये निकलता है। तो ये इस तरीके से 4 रेशियोज आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ये डेप्थ इक्विटी रेशियो वाला भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना यहाँ तक। चलिए अब अगर चीजें यहाँ तक स्पष्ट हैं तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट रेशियो की तरफ। जो नेक्स्ट रेशियो है आपके लिए उसका नाम है आपका टर्नओवर रेशियो। देख इस बार हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज कर ले। 1 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा सा पानी वानी पी लिया जाए, क्योंकि क्लास जो है आपकी काफ़ी लंबी चलने वाली है, पूरा कंसेप्ट देखेंगे। चलिए यहां पर हम लोग देखने वाले हैं टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रेशियो ये वाला है। इसमें भी हम लोग 4 रेशियोज पढ़ते हैं। अगर हम चारों रेशियोज के नाम पढ़ें तो सबसे पहला जो रेशियो है उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इससे पहले हम लोग इन्वेंट्री को स्टॉक कहा करते थे, आज की डेट में इसे इन्वेंट्री हम बोलते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक होता है। फिर होता है जिसको हम बोलते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो। एक होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। एक चीज यहां पर आपको स्पष्ट करते चलें, डेटर टर्नओवर रेशियो को हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये इसलिए बोलते हैं कि अगर हम डेटर में बीआर को ऐड कर दें, ट्रेड रिसीवेबल कैसे बनता है तो आपको मालूम ही, अभी बताया था पहले ही, ट्रेड रिसीवेबल प्लस बीआर को जोड़ देंगे सॉरी डेटर बीआर को, तो ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा। ऐसे ही क्रेडिटर को हम लोग आज की डेट में ट्रेड पेबल रेशियो के नाम से भी जानते हैं।
ट्रेड पेबल में क्या होता है कि क्रेडिटर और बीपी इन दोनों को ऐड किया जाता है, बीपी मतलब बिल्स पेबल, इनको ऐड किया जाता है। तीसरा होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये आपके जो रेशियोज हैं बेसिकली बनते हैं 4 प्रकार के। क्लियर है इतना? 4 प्रकार के रेशियोज हमारे होते हैं। सवाल इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कि कौन सा रेशियो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इसका फार्मूला होता है। तो COGS का मतलब जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न बनता है कि COGS फिर कैसे निकालते हैं। तो COGS निकालना कोई बड़ी दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। COGS निकालने के 2 तरीके हैं। एक है आपका ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस आपका जो नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, प्लस आपके पास जो भी एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस उनको जोड़ दो और इसमें से माइनस कर दो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक तो तरीका COGS निकालने का ये है। दूसरा COGS तरीका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू मतलब सेल, रेवेन्यू मतलब सेल, उसमें से माइनस कर दें आप ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर इन 2 चीज़ों को घटा दें तब भी आपका COGS निकल के आ जाएगा। 2 में से कोई ना कोई तरीका आपको एग्जाम में मिल जाएगा, उसी से कहानी आपकी चल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो रेशियो है आपका वो रेशियो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मैंने TR लिखा है शॉर्ट में, आप उसको समझ लीजिएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका जो फार्मूला होता है, अब ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है जो पैसा हमें मिलना बाकी है। तो पैसा वही मिलना बाकी होता है जो या तो हमने उधार बेचा होता है या हमारा किसी पे उधार हमने किसी को दिया हुआ है, उससे हमें मिलना है, वही आपका बकाया अमाउंट होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है नेट क्रेडिट सेल या नेट क्रेडिट रेवेन्यू अपॉन में होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू आप जानते हो, आपके पास क्रेडिट रेवेन्यू दे रखी होगी, उसमें से माइनस कर दो इसका रिटर्न, जिसे हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, वो आप घटा दो, नेट पता चल गया। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए क्या करो, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, दोनों को 2 से कर दो डिवाइड, ये पता चल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरीके से हमको करना होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला है सेम इसी तरीके से, यहां पे नेट क्रेडिट रेवेन्यू था तो यहां हो जाएगा नेट क्रेडिट परचेज, जो आपने उधार खरीदा है वो, और अपॉन में करेंगे आप एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल। कोई समस्या नहीं होगी आपको यहाँ तक। सेम आपको क्या करना है, इसी तरीके से जो परचेज है उसमें से माइनस कर दो रिटर्न। कभी कभी परचेज रिटर्न ना लिख के लिखा होता है रिटर्न आउटवर्ड, एक ही बात है वो। और एवरेज निकालने का सिंपल सा तरीका है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन में 2, ये कहानी आपकी बन जाएगी। अब पढ़ना है आपको इसमें कौन सा,
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है उसे थोड़ा सा हमें इससे हटके पढ़ना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल क्या होता है पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, फंड भी बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। तो जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है ये आपको बताता है कि जो आपकी सेल होती है उस सेल को मेंटेन करने के लिए कितनी हमें वर्किंग कैपिटल लगती है, तो उसी को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक तो COGS पर बेस्ड होता है और एक आपका जो होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए तो इसको अगर हम फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो फार्मूले के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो इसमें हो सकता है आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है। अगर ये COGS के ऊपर बेस्ड होगा तो वहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन करके, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन करके वर्किंग कैपिटल, ऐसे भी ये दिया हो सकता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। वैसे तो वर्किंग कैपिटल जो बेसिकली कैलकुलेट करना है आपको वो CA माइनस CL करके निकालना है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा, उसकी हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट हो तो चूंकि ये मैंने कई बुक्स में इसको चेक किया तो अलग अलग बुक में ये अलग अलग तरीके से बताया गया है, इसलिए थोड़ा सा इसके डाउट को क्लियर कर लेते हैं। और मैं फटाक से आपको चेक करके बता देता हूँ कि आपके इस लेवल पे आप जिस क्लास में हैं, चूँकि मैंने बताया ना कि ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को पढ़ने का जो बेसिक पर्पज़ है आपका वो 12th क्लास के लिए भी प्रिपेयर किया जा रहा है। तो जो कि 12th क्लास के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी जो भी कुछ हम सीखेंगे वो 12th को ध्यान में रख के करेंगे, और बाकी अगर कोई चेंजेस करने होते हैं तो वो फिर हम लोग नेक्स्ट जो भी लेक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर इस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो जस्ट आप हमें 1 मिनट का वक्त दीजिए, इस चीज़ को हम 12th क्लास की जो लेटेस्ट बुक है उससे द्वारा इसको हम चेक कर लेते हैं। तो बुक के हिसाब से तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल ही लिखा गया है जो मैंने यहाँ पे लिखा, बट मैंने 1-2 बुक्स में देखा जहाँ पर ये COGS का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो जो लेटेस्ट बुक है जो मेरे हाथ में अभी किताब है उसमें यही चीज़ लिखी है। तो फिलहाल हम इसी फार्मूले को कंसिडर करेंगे और इसी को हम लोग सही मान के चलेंगे। अब हम फटाफट देख लेते हैं कुछ रेशियोज, और एक बार इसको जो हम रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट इसको रिवाइज कर लिया जाए 5 मिनट के अंदर। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़े कौन से रेशियो, टर्नओवर रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर जिसे हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जिसे हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिर हमने देखा कि जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है उसका फार्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एवरेज का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। इसको COGS निकालते हैं 2 तरीके से, एक तो डायरेक्ट तरीका क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक दूसरा तरीका है कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हो तो उसमें से आप GP को क्या करो, माइनस कर दो। फिर ट्रेड जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है उसको निकालने का तरीका क्या है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इसका फार्मूला नेट क्रेडिट रेवेन्यू का मतलब क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू माइनस रिटर्न इनवर्ड, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ऐसे ही ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में क्या हो जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और एवरेज का ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होगा आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे, CA माइनस CL करके। तो यहाँ तक आपको जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया। अब बचता है आपका आखिरी रेशियो का जो ब्रॉड टाइप है उसको, तो फटाफट करके उसको भी स्टार्ट करके उसको भी निपटा देते हैं। देखिए, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हम लोग कई सारे रेशियोज पढ़ेंगे। जैसे इसके अंदर जो कुछ मेन रेशियोज हैं
उनमें एक होता है जिसको हम बोलते हैं जीपी रेशियो, जीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एक होता है एनपी रेशियो जिसका फुल फॉर्म है नेट प्रॉफिट रेशियो। एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ओपी मैंने लिखा है, ओपी का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसको मैं आगे लिख देता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जीपी एनपी तो हम लोग बचपन से ही सुन रहे हैं, मतलब कि 11th-12th से, तो उसमें तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन ओपी वाले में मामला गड़बड़ा जाएगा। तो गड़बड़ाने का हम लोग मौका फिलहाल देंगे नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, केवल हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ईपीएस, ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, ये आप सब जानते हैं इसके बारे में। एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आमतौर पे इतने रेशियोज हम लोग इसके अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। चलिए तो फटाफट एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जीपी रेशियो पर बातचीत कर लेते हैं। जीपी रेशियो निकालने का जो तरीका है बहुत ही बेसिक तरीका है, सब 11th में पढ़े हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो जो जीपी रेशियो है कैसे निकालते हैं, तो इसका फार्मूला होता है जीपी अपॉन सेल इंटू 100। सेल का एक दूसरा नाम है, आप सब जानते हैं, बार बार मुझे बताने की आवश्यकता तो खैर नहीं है, बट फिर भी बता देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसे कहा जाता है। सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। तो जीपी अपॉन सेल इंटू 100 हम लोग लिख के निकाल सकते हैं। जीपी कैसे निकालोगे, तो जीपी निकालने का तरीका क्या है, सेल में से सीओजीएस आप माइनस कर दो। सीओजीएस कैसे निकलता है ये हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जब आप वापस आएंगे बैक करके तो सीओजीएस के हमने दोनों तरीके यहाँ पे देखो दिखा दिए हैं। इसी तरीके से एनपी रेशियो, एनपी रेशियो निकालने का जो फार्मूला है आपका बिल्कुल बेसिक है, एनपी अपॉन सेल इंटू 100, ठीक है ना। अब जीपी के बाद एनपी कैसे निकालोगे, जीपी तो निकालना आप जान गए। एनपी निकालने का तरीका होता है, जीपी में हम लोगों को ऐड करनी होती हैं इनडायरेक्ट इनकम, जो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम होंगे उन्हें ऐड करना होता है, और इसमें से माइनस करना होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इतना आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका एनपी निकल आएगा। और सेल आपको पता ही होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपी रेशियो। ओपी का मतलब, ओपी का मतलब ओम प्रकाश नहीं है, ओपी का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट दिया है उसमें से माइनस कर देना है आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, और अपॉन में आपका सेल रहेगा, इंटू में 100 रहेगा। उसके बाद होता है एक ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग जो रेशियो होता है वो अलग चीज है। ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली बताता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सीओजीएस इंटू 100, जी आपका ऑपरेटिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ईपीएस की हम बात करें, तो जो आपके पास अर्निंग होती है, यानी कि अर्निंग, एक मिनट, अर्निंग पर शेयर, शॉर्ट में हम लोग इसे बोलते हैं ईपीएस। इसका तरीका है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद जो अर्निंग बची है उसको डिवाइड कर दो किससे, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर होल्डर से, ये आपका निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर होल्डर। और लास्ट जो आपका बचेगा वो रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओआई। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि जो आपका एवरेज इनकम है,
उसको डिवाइड कर दो एवरेज इन्वेस्टमेंट से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार फटाफट इनको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें 6 रेशियो हैं, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, ईपीएस और रिटर्न ऑन इक्विटी। जीपी रेशियो का फार्मूला आपने पढ़ा, जीपी अपॉन सेल इंटू 100। जीपी कैसे निकालते हैं, सेल माइनस सीओजीएस होता है। एनपी रेशियो का फार्मूला था एनपी अपॉन सेल इंटू 100। एनपी कैसे निकालेंगे, जीपी में हम इनडायरेक्ट इनकम जोड़ेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा देंगे। ऑपरेटिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है वो नेट प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाने होते हैं आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सीओजीएस इंटू 100। और अर्निंग पर शेयर का फार्मूला होता है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर होल्डर। और लास्ट में आरओआई का फार्मूला एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो ये जाके आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने इतने सारे फार्मूलेस पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये जो क्लास है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कुछ ना कुछ आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में इंक्रीमेंट जरूर हुआ होगा। तो अगर अभी कोई डाउट होता है तो आप इसको वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इसको अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। और बाकी कोशिश करेंगे कि अगर हाल फिलहाल में समय रहता है तो इस तरीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग लेके उनको सॉल्व करके आपको डिस्कस कर लेंगे ताकि वो क्लियरिटी आपके लिए हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।